हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड और दोस्त नितिन मेहरा और मैं आपको आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कराऊंगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इतनी आसानी से कराऊं कि मेरी वीडियोस देखते देखते आपको अपने सारे चैप्टर्स याद हो जाएं, आपको अपने लेसन्स की वीडियो देखते ही देखते तैयारी हो जाए आपकी। और जब आपका एग्जाम टाइम आए तो आप फिर से ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, या फिर अपने टॉपिक्स जो हैं बस उनको पन्ना पलट के ये सारी चीजें रिकॉल कर लो और आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। आपको बैठ करके और हिल हिल के याद करने की जरूरत ना पड़े। मेरा मेन उद्देश्य ये है, देखते ही देखते मैं आपको पढ़ाते ही पढ़ाते मेरे स्किल्स के द्वारा मैं आपको याद कराता जाऊं, मेहनत आपकी कम लगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा आगे आने वाली किसी वीडियो में, ठीक है, बहुत जल्द बताऊंगा। आज जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, ये क्लास 10th के लिए है, मैं आपको बताऊं, ये है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो विदाउट एनी डिले दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, प्रेसिडेंट की ज्यादातर चीजें जो है ना बच्चों, वो वाइस प्रेसिडेंट के जैसी ही हैं। वाइस प्रेसिडेंट में कुछ चीजें डिफरेंस हैं जो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, सब याद कराता जाऊंगा, चिंता मत करो। स्क्रीनशॉट, कुछ चीजें यहां पे कटी हुई हैं, स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में दे दूंगा इस चीज का। चलो शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट चैप्टर शुरू करते हैं, है ना, डिले नहीं करते। तो पहले हम ये 2 पॉइंट देख लेते हैं कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ये नॉमिनल 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये आप छोड़ दो, क्लास 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखो कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट। फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होंगे, प्रेसिडेंट। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कमांडर, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, तीनों विंग्स के सुप्रीम कमांडर। आगे आने वाले समय में आपको अभी बताऊंगा मैं। अच्छा, इसके बाद जो एक क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमारे इंडिया में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसी सिस्टम है, क्या वो प्रेसिडेंशियल है या वो पार्लियामेंटेरियन है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है और आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी फॉलो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा हम फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब क्यों, बिकॉज ऑफ दिस आवर प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एज द हेड। अच्छा, ऐसा क्यों है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसे है कि प्रेसिडेंट जो है वो जितनी भी चीजें होगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब पीएम है, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड है, तो पीएम क्या करेंगे, जो भी इनका डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, पीएम को वो बताएंगे और पीएम इनके डिसीजन को कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट को। तो हमारा फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसा हो गया, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है। एक चीज हमारी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो 3 क्वालिफिकेशन होती हैं। पहली चीज तो ये है भाई कि वो किसी और देश का नहीं होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ी है कि इंडिया का है और वो युगांडा से आ जाए या श्रीलंका से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, नहीं नहीं, कहीं का नहीं, इंडिया का सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, उनकी एज जो है कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, ही शुड बी ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए 35 इयर्स ऑफ एज। तीसरी जो चीज है, गौर करना, यही तीसरी चीज का डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट में और प्रेसिडेंट में। यहां पे क्वालिफाइड टू बिकम लोकसभा मेंबर, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम लोकसभा मेंबर। कौन, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का बताऊंगा समय आने पे, ठीक है। इतनी बातें तुमने कर ली। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे, हमने 2 चीजें क्या करी हैं कि प्रेसिडेंट को क्या क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कमांडर हो गए। हमने ये भी समझ लिया कि भाई हमारी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमारी पार्लियामेंट्री होती है, हमारी प्रेसिडेंशियल नहीं है और देशों की, अमेरिका की, ठीक है, हमारी नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री है। इसके बाद हमने क्वालिफिकेशन देख ली, 3 क्वालिफिकेशन देख ली। भारत का नागरिक होने चाहिए वो, 35 इयर्स ऑफ एज, और तीसरी चीज, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा ध्यान में रखो बेटा, लोकसभा, ठीक है। एक फिल्म की तरह याद करो। फिल्म का क्या है, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं बिल्टअप करूंगा, फिर उसके बाद धीरे से आके मैं क्लाइमेक्स पे एंड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखते हैं इनका ऑफिस का टर्म कितना होता है, 5 इयर्स। कितना होता है, 5 इयर्स। होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम करते हैं कि इन केस कोई ऐसी स्थिति आती है
जहां पे इनको रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो वो रिमूवल कैसे होगा? पहली बात तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। क्या बोलेंगे? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं उन्हीं पे इनका रिमूवल इम्पीचमेंट हो सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो द रेजोल्यूशन टू रिमूव कैन बी इन ईदर हाउस, इनको हटाने का रेजोल्यूशन कैन अराइज इन ईदर हाउस, ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस। लेकिन जिस हाउस में ये उठेगा shall be passed by 2/3 of the total membership of that house, 2/3 जो मेंबर होंगे वो वोट करेंगे कि यस वी आर इन फेवर ऑफ दिस इंपीचमेंट, ठीक है। अब वहां से हो गया, एक हाउस से हो गया, भले वो राज्यसभा में उठाओ या लोकसभा में उठाओ, अब ये पक्का हो गया कि हाँ भाई इनको इंपीचमेंट करना है। अब उस हाउस से लेकर के आफ्टर दैट चार्जेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस, अब यही जो चीजें हैं ये दूसरे हाउस के पास जाएंगी, जो भी दूसरा हाउस होगा, और फिर वहां पे वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इफ चार्जेस आर सस्टेन्ड इन सेकंड हाउस एज वेल, 2/3 वोट्स एज वेल, बाय 2/3 वोट्स द इंपीचमेंट प्रोसीड्स। जब दूसरे हाउस में जाएंगे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इन पे जो इल्जाम लगे हैं वो सही है या गलत है, क्या इनका इंपीचमेंट होना चाहिए, आर दे ऑन द ग्राउंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। अगर हाँ है तो फिर वो 2/3 वहां पे जो मेजॉरिटी है वो उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि यस वी शुड प्रोसीड विद इंपीचमेंट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ही हैज द राइट, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू, वो क्या कर सकते हैं? एक काउंसिल हायर कर सकते हैं अपने डिफेंस के लिए। इसके बाद ऑन द डे रेजोल्यूशन इज पास, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो उसी दिन से माना जाएगा कि अब नाउ ही इज नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गई रिमूवल की बात। अब मानते हैं कि मान लो प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में जानते हैं। इफ अ प्रेसिडेंट रिजाइंस ही विल राइट टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ही विल राइट टू वाइस प्रेसिडेंट, then vice president, it will be the duty of vice president to communicate it to the speaker of Lok Sabha, ठीक है। पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, if the president resigns, तो किसको देंगे? he will write to the vice president कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कम्युनिकेट करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कि भैया इन्होंने रिजाइन कर दिया। यू गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इनके इलेक्शन पे। तो इलेक्शन में सबसे पहली चीज जो हमें याद में रखनी है वो है कि इलेक्शन जो होते हैं इनके वो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग होते हैं। कैसे होते हैं? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज अभी पढ़ेंगे क्या होता है। एमपी एमएलए ऑफ बोथ द हाउसेस हैव अ से इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस as his her power extend to both the houses, both two states and center। इनकी जो पावर्स हैं स्टेट और सेंट्रल दोनों तक इनकी पावर रहती है। इसी वजह से किसका किसका? एमपी में कौन आ गए? मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा और एमएलए, स्टेट के एमएलए और एमपी राज्यसभा के और लोकसभा। तो यही जो है ना, इसी को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर के। तो एमपी में कौन आ जाएगा? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वहां क्या आ जाएगा? एमएलए। यही है इलेक्टोरल कॉलेज। कोई कॉलेज नहीं है कि कोई कॉलेज जा रहे हैं लोग बस्ता वस्ता पहन के जा रहे हैं, ठीक है। कोई कॉलेज नहीं है कि तुमने देखा कि वो कोई नेता है हमने बस्ता टांगा हुआ है और वो आगे बोतल टांगी हुआ है, वो कॉलेज जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। इलेक्शंस कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं। अभी क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यही है इलेक्टोरल कॉलेज। जो एमपी और एमएलए जो होते हैं ना, उसी को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है
कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, तो हमारी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों नहीं है, हमने वो बता दिया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्यों प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्यों नहीं डायरेक्ट हो सकते, क्यों इनडायरेक्ट किए जाते हैं। पहली बात तो बच्चों, पहला पॉइंट समझाने जा रहा हूं। पहली बात तो तुम देखो, डायरेक्ट इलेक्शन से जो कोई भी आएगा, भाई डायरेक्ट इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, हम, गवर्नमेंट, वो पीपल ऑफ द इंडिया, आम लोग, आम जनता ही तो हिस्सा लेती है डायरेक्ट इलेक्शंस में। तो जब आम जनता इलेक्शन से किसी को चुन करके बैठा देगी, एक्चुअल पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, उसी के हाथ में। अगर प्रेसिडेंट के भी डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे तो एक्चुअल पावर वहां भी रहेगी। तो ध्यान करो, हमने क्या बताया था, एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, पीएम के। अब प्रेसिडेंट के भी आ गई तो क्या होता है बाद में, फिर क्या हो सकता है अगर ये दोनों डायरेक्ट होने लगे, तो इन दोनों में राइवलरी हो सकती है। वो कह सकते हैं भाई एक्चुअल पावर तो मेरे पास भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक्चुअल पावर हम रखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। अब मैं पढ़ के बताता हूं। द एक्चुअल पावर्स आर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम एंड इफ द प्रेसिडेंट इज आल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली he would become a rival for council of ministers, ठीक है, headed by PM। इतनी बात समझ में आ गई। इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ये बताने के लिए कि इलेक्शंस डायरेक्ट क्यों नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड द इलेक्शन प्रोसेस टू बी इन अ डिग्निफाइड एंड क्वाइट मैनर टू अवॉइड मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्टेज। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्ट होता, ठीक है, टू अवॉइड मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्टेज एज इन इट इज इन द केस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। तो पहला क्या हो गया, पावर का मुद्दा हो गया, राइवलरी ना हो। दूसरा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। तीसरा क्या होगा, इट वुड नॉट बी इजी टू प्रोवाइड इलेक्टोरल मशीनरी टू मिलियंस ऑफ द वोटर्स। एक ही बार में पूरा भारत वोट कर रहा है, कैसे करोगे भाई मैनेज, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत। तो इलेक्टोरल मशीनरी प्रोवाइड करना डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लास्टली देयर शुड नॉट बी टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ मासेस वेयर अ गुड परसेंटेज इज इलिटरेट। सही बात है, जहां पे एक बहुत बड़ा तबका समाज का इलिटरेट है, आज भी हम उनके हाथ पे दे दे कि भाई आप प्रेसिडेंट को चुन लो, ये गलत है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद है, ठीक है। हमने पढ़ा यहां तक कि व्हाई द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर हेल्ड डायरेक्टली। 4 पॉइंट में एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला ये हो गया कि एक्चुअल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, इसी वजह से, क्योंकि पावर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, इसी वजह से, और हमको यही करना है कि उनके पास ही रखना है, इसी वजह से क्लैश ना हो, हम डायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट को नहीं करते, ठीक है। दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा कि भाई हम भी डायरेक्ट इलेक्शन से, हम भी डायरेक्ट इलेक्शन से। तो हालांकि वो बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, लेकिन तब भी है कि ये रीजन है, ह्यूमन टेंडेंसी, पॉलिटिक्स। फिर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड द इलेक्शन प्रोसेस टू बी इन अ डिग्निफाइड मैनर, क्वाइट मैनर, और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, ये वो चाहते थे, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या आ गया, मनी, टाइम एक्सेट्रा। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, इलेक्टोरल मशीनरी जो है वो इतने बड़े इंडिया में इकट्ठे सबको प्रोवाइड कराना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, बहुत सारी, भाई मासेस को आप सारी पावर दे दोगे वो भी गलत हो जाएगा। जहां पे इतना बड़ा तबका इलिटरेट है, दैट विल बी वेरी मच रॉन्ग, ठीक है। हमने ये सब देख लिया। अब हम आ जाते हैं वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2 पॉइंट बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना है ना, जो भी प्रेसिडेंशियल, जो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट जो है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ऐसा ना हो कि वो स्टेट और सेंटर की कोई और जॉब कर रहा है और उसके साथ साथ ये कर रहा है, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इफ ही इज अ प्रेसिडेंट, ही शुड बी ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टू बी प्रपोज्ड बाय 50 मेंबर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान से सुनना, 50 मेंबर्स सपोर्ट करेंगे कि यस हम इनको चाहते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और 50 जो हैं वो उनको सेकंड करेंगे कि यस इट इज करेक्ट। तो टोटल कितने हो गए, 50 + 50 100, 100 है ना, 50 और 50 100 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 चीजें हमने कर ली।
अच्छा, ये 50 और 50 कौन होंगे? वही इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, एमपी बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, और एमएलए स्टेट के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे वक्त आते हैं जहां पे प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है। खाली हो जाता है मतलब, खाली होता है मतलब क्या, तूफान आया खाली हो गया? नहीं, कई ऐसे मौके आते हैं जहां पे प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला, जब वो खुद से रिजाइन करते हैं। ठीक है, पहला तो ये होगा कि उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया। दूसरा, अगर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तीसरा, उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है, पूरा कार्यकाल उनका कंप्लीट हो गया। और चौथा, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए इंपीचमेंट के द्वारा। हमने इंपीचमेंट पढ़ा था, तो ही शी कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस टिल हिज हर सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। अब इंपीचमेंट नहीं, अगर मान लो किसी वजह से उनका कार्यकाल पूरा हो जा रहा है या वो रिजाइन कर रहे हैं, तो ही शी शुड कंटिन्यू द ऑफिस जब तक कि दूसरा प्रेसिडेंट आके चार्ज नहीं ले लेता। ठीक है, एक ही बात। दूसरी, इफ एनी अदर रीजन इज देयर फॉर वैकेंसी, अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। कोई और रीजन है तो भाई दूसरा प्रेसिडेंट 6 महीने के अंदर आप तैयार कर लो, बना दो। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद हो गए। एनी डिस्प्यूट, मान लो इलेक्शन हुए, ऐसा होता है आप लोग भी जब खेलते होगे तो क्या हो, या कोई भी डिसीजन लेते हो, कई बार डिस्प्यूट आ जाते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्यूट आ जाता है। तो अगर डिस्प्यूट आता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका क्या होता है? ऑल कंफ्यूजन्स, डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन इलेक्शन ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जितने भी कंफ्यूजन है, डाउट है, डिस्प्यूट है इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो सारे जो भी हैं वो डिसाइड किसके द्वारा किए जाएंगे? वो डिसाइड किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिमेंबर दिस, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। ठीक है, तो डिस्प्यूट अगर होता है तो उस केस में भी हमने देख लिया क्या हो रहा है। अब ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं डिस्प्यूट के, वो भी देखते हैं। पहला, ब्राइबरी का कोई ग्राउंड है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की कोशिश करी इलेक्शन को। फिर नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीके दिए हैं उसको आपने फॉलो नहीं किया। नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, 3 ग्राउंड हमने आपको बता दिए। यहां तक कोई दिक्कत अगर आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको आपको समाधान कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब ओथ के बारे में पढ़ते हैं। ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मेक्स एन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ओथ किसके सामने लेते हैं ये, तो बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ना ना ना, किसके सामने ले रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। ओथ भी बता दिया। अब पावर पे आ जाते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की 7 पावर हैं बेसिकली। तो 7 पावर जो है वो है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशन वाली, मिलिट्री, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव, लॉ से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल, नामा, जुडिशियल ऑफ जुडिशरी, इमरजेंसी, कौन कौन से समय इमरजेंसी में इनके पास क्या पावर आएगी, कौन सी इमरजेंसी में कौन सी, और डिस्क्रिशनरी जो ये खुद ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना फाइनेंशियल जुडिशियल आपके में नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना फाइनेंशियल जुडिशियल ये है ऐसी पावर्स, लेकिन इनके डेप्थ में हम नहीं जा रहे। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या उसमें आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 मैंने इसमें पॉइंट बनाए हैं। तो एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर पहली क्या आती है? ही इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑल द ऑर्डर्स या एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी चीजें होंगी, जो भी चीजें होंगी, भाई मेरे अंडर और भी टीचर्स हैं लेकिन मैं मेन हूं, जो भी डिसीजन होगा लेने का वो क्या होगा, वो जब तक मैं अपनी चिड़िया नहीं बनाऊंगा तब तक वो फाइनल नहीं होगा। तो जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के
नेम के अंडर में होते हैं, ठीक है। एक चीज फिर आ जाते हैं, द प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and other ministers are also appointed by president on advice of PM. PM communicate all decisions of council of ministers to president as it is his duty. अब देखो बेसिकली ये और ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। पहली बात, पीएम का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा तो सलाह लेगा पीएम से, प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट होगा तो रामनाथ कोविंद जी, श्री माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो किनसे सलाह लेंगे? श्री हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी से सलाह लेंगे। तो एक बार फिर पढ़ देता हूं, द प्रेसिडेंट इज द पर्सन, ये हो गया अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, पीएम इज टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पहला पॉइंट हमने कर लिया, इसका ए पॉइंट, एंड अदर मिनिस्टर आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। दोनों चीज हो गई। जब पीएम हो रहा है तो खुद अपॉइंट कर रहे हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट कर रहे हैं तो पीएम की सलाह से कर रहे हैं, ठीक है। अब पीएम का ये दायित्व है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन है वो कम्युनिकेट करें प्रेसिडेंट को, ठीक है। ऑल मेजर डिग्निटरीज ऑफ स्टेट, जितने भी मेजर हाई ऑफिशियल पोस्ट हैं, आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। जैसे कौन कौन सी, कुछ मैंने यहां पे लिखी हुई है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये क्या होंगे? अपॉइंट और रिमूव बाय प्रेसिडेंट। फिर गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी जो पोस्ट हैं ये सब अपॉइंटेड रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट्स डिफरेंट मेंबर ऑफ कमीशन लाइक फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं इनको भी अपॉइंट यही करेंगे प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यही वो करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट क्या हो गए? अपॉइंटमेंट के लिए हुआ। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट या उनकी अथॉरिटी से, और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर एज ही मे स्पेसिफाई, ठीक है। यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करेंगे? प्रेसिडेंट या उनके द्वारा कोई अथॉरिटी दिया गया बंदा, ठीक है। पढ़ देता हूं एक बार। यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर एज ही मे स्पेसिफाई, ठीक है बच्चों, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव के लास्ट पॉइंट पे कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द स्टेट इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। वो जो एग्जीक्यूशन होगा उस समय जब प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तो सारी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगी। अब ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 1, 2 आपके हो गए इससे रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तीसरा आपका होगा यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, और चौथा इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल वाली इमरजेंसी के समय क्या हो रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव पावर है। अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में क्या है भाई? तीनों विंग के कमांडर होते हैं वो, ठीक है। जो भी वॉर होगा, जो भी पीस होगा, वो क्या होगा? यही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से लिखा है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। आप कैन समन बुला सकते हैं, प्रोरोग या डिसोल्यूट लोकसभा को कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और लोकसभा ये जो समन करेंगे ना, पार्लियामेंट को जो समन करेंगे, पहली जैसे वो खत्म हो गया पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का सेशन, और जब दोबारा शुरू हुआ उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 सेशन होता है हमें मालूम है पार्लियामेंट के। पहला होता है हमारा कौन सा? बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, ठीक है। ये 3 हमारे सेशन होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, क्या राज्यसभा भी परमानेंट हाउस है या नहीं है? यस, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। व्हाई? 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। क्योंकि 1/3 मेंबर जो हैं हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। 6 साल का टर्म होता है राज्यसभा के मेंबर का, याद रखना ये चीज। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट इज नॉट अ टेम्पररी हाउस, ठीक है। एक चीज
फिर हम आ जाते हैं प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट। अब प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट, देखो राज्यसभा से 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, लोकसभा में 2 कर सकते हैं। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट करेंगे वो किससे होंगे? लास से होंगे। LASS, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, फिर S फॉर साइंस और दूसरा S हमारा हो गया सोशल सर्विसेज या सोशल वर्क से। ठीक है, तो लास्ट याद रखना, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल वर्क, सोशल सर्विस। ठीक है, और 2 मेंबर लोकसभा में जो होंगे वो ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। अच्छा, वो कब करेंगे उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को? जब उन्हें लगेगा कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, इसका नंबर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा हमारी स्ट्रेंथ में जो लोकसभा में है, तो इफ दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट हो रहे हैं? 12 राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में कितने कर रहे हैं? 2। ठीक है, इतनी बात हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे है द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कब नहीं, वो बीच में भी बुला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बीच में बुला सकते हैं, लेकिन कब होता ही होता है? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हो गया, उसका फर्स्ट सेशन जब बैठेगा तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे। दूसरा, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। ठीक है, ये 2 हो गए। कैन एड्रेस ईदर और बोथ हाउसेस जॉइंट सिटिंग एनी टाइम एंड कम्युनिकेट अच्छा, कैन एड्रेस और कम्युनिकेट ईदर और बोथ हाउसेस जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। मैं वही सोचा क्या लिख दिया मैंने, दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बिठा सकते हैं कभी भी। एक तो जनरल इलेक्शन के बाद ये एड्रेस कर सकते हैं, दूसरा कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और तीसरा कभी भी जब लगेगा कि हाँ भाई कोई ऐसी सिचुएशन है तो दोनों हाउसेस को ये कंबाइंड सेटिंग करा सकते हैं। फिर द प्रेसिडेंट में गिव असेंट टू एनी बिल और मे रिफ्यूज इट और कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन ओनली इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। अगर मनी बिल नहीं है, ध्यान रखना, अगर मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट में गिव असेंट, ठीक है, जो आपका आया मैंने उसे असेंट दिया, या फिर मे रिफ्यूज इट और कैन सेंड इट बैक। फिर और तीसरा क्या है कि वो बैक भी भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि दोबारा रिकंसिडर करिए। ठीक है, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। अब मनी बिल के उसमें क्या होता है वो बात की चीजें हैं, वो अभी मत पढ़ो, जितना है उतना ही करो बस। ठीक है, ध्यान रखो, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे हैं हम, ध्यान दिला रहा हूं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ना है, पढ़ रहे हैं नहीं, पढ़ना है। बट इफ अगेन द बिल इज पास इन बोथ द हाउसेज, अब मान लो इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए दे दिया, चला गया, अब दोनों हाउसेज में वो दोबारा से पास होके आ गया। अब पास 2 कंडीशन में हो सकता है, जैसा आया था उनका ये तो ऐसे ही ठीक है, दोबारा वैसे ही भेज दिया, या फिर जब वो वापस आया तो उसमें कुछ संशोधन कर दिए, कुछ अमेंडमेंट कर दिए। लेकिन जब वो दोबारा आकर के वापस जाएगा तब क्या होगा देखो, बट इफ अगेन द बिल इज पास इन बोथ द हाउसेस विद और विदाउट अमेंडमेंट देन द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट, रिकंसिडर के लिए होकर के जब वापस आएगा पास होकर के तो ही शुड गिव द असेंट। ठीक है, ही मस्ट गिव द असेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनी बिल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज रिकमेंडेशन। 3 मुद्दों पे इनकी रिकमेंडेशन चाहिए, किनकी? प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो मनी बिल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां पे इनकी रिकमेंडेशन चाहिए, किनकी? प्रेसिडेंट की। फिर आते हैं, देखो ये हम लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे हैं, ये सब लॉ बनाने वाली पावर्स हैं इनकी। ठीक है, कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस ये क्या चीज है, कई बार हमने पढ़ा है ऑर्डिनेंस। देखो एक टाइम आता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, तो उस समय कोई ऐसा डिसीजन आ गया कि भाई यहां पे तो प्रेसिडेंट को वो डिसीजन लेना ही लेना है, तो उस समय क्या करता है प्रेसिडेंट? ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस क्या है? वो जनरल भाषा में इट इज अ कमांड और डायरेक्शन बाय एन अथॉरिटी। यहां पे अथॉरिटी को ना प्रेसिडेंट।
सेम एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब तक वो सेशन नहीं है तब तक वो क्या होगा, लगभग वैसा ही होगा जैसे कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट होता है, ठीक है, वैसा ही होगा। द ऑर्डिनेंस शुड बी पुट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज रीअसेंबल। जैसे ही रीअसेंबल हो, जैसे ही बैठे सेशन, वैसे ही वो ऑर्डिनेंस उनके सामने रख दिया जाना चाहिए कि भैया ये प्रेसिडेंट ने किया था, एक बार इसको कंसिडर कर लीजिए। अब वो क्या करेंगे, इफ द पार्लियामेंट डिसअप्रूव इट लैप्सेस। पार्लियामेंट कहती है नहीं नहीं ये सही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। पास करनी होती है तो पास ही कर देगी फिर वो। इफ इट डजंट डिसअप्रूव इट ऑटोमेटिकली सीजेस आफ्टर 6 वीक फ्रॉम रीअसेंबलिंग। मान लो कि उनके पास ये आ गया प्रोसीजरल तौर पे कि भाई ये ऑर्डिनेंस पास होता, देखिए इसका क्या करना है। अब कोई डिसीजन नहीं ले रही उस पर पार्लियामेंट, 6 हफ्ते के अंदर अपने आप ही सीज हो जाएगा वो ऑर्डिनेंस। 6 हफ्ते के अंदर अपने आप वो सीज हो जाएगा, ठीक है। या तो डिसअप्रूव कर दें या अप्रूव कर दें। अगर अप्रूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये जो ऑर्डिनेंस है इट इज नॉट परमानेंट, इट इज ऑफ टेम्पररी नेचर, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए ये जो ऑर्डिनेंस है ये टेम्पररी नेचर का कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When state legislature passes the bill, it may be reserved for consideration of president by the state governor. President can refuse, assent or send it back for consideration. कुछ नहीं है, ध्यान से आराम से सुनो। फिर से ले आ रहा हूं पीछे, ये ऑर्डिनेंस की बात आ गई थी इसलिए मैंने बताया। लेजिस्लेटिव पावर में एक चीज और भी है कि अगर when state legislature pass the bill, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, इट मे बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर को लगा कि नहीं भाई इसको रखना चाहिए एक बार प्रेसिडेंट की, इसमें देख लेना चाहिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो इट मे बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द स्टेट गवर्नर। प्रेसिडेंट, और उस स्थिति में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज द असेंट, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू गिव द असेंट और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। दो में से एक चीज हो सकती है। चलो, बिल रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर ऑलवेज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल है वो रिलेटेड है हाई कोर्ट की पावर के साथ, हाई कोर्ट की पावर्स के साथ, तो वो हमेशा रिजर्व रखा जाएगा कि प्रेसिडेंट को एक बार दिखा दिया जाए, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं, बिल्स रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर ऑलवेज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं इमरजेंसी पावर्स की तरफ। इमरजेंसी पावर्स क्या होती है? इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट एज्यूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। इमरजेंसी लगने पे प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी। किन किन ग्राउंड्स पे? तीन इमरजेंसी होती हैं, आओ देखते हैं कौन कौन सी। कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन, नेशनल जनरल इमरजेंसी कहते हैं इसे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, नेशनल या जनरल इमरजेंसी ठीक है। तो फिर दूसरा पढ़ते हैं, कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, इमरजेंसी कॉज्ड बाय थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो तीन तरीके की हो गई। एक तो हो गई लड़ाई झगड़े वाली, मतलब वॉर एग्रेशन हो गया, इंटरनल एग्रेशन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, वॉर हो गया या फिर। और दूसरी कौन सी हो गई, पार्लियामेंट्री मशीनरी फेल हो गई। और तीसरी कौन सी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, याद आ जाएगा। तो अभी इमरजेंसी पावर्स को छोड़ो, इसको मैं बताऊंगा अभी बाद में, बस खत्म होने वाला चैप्टर। फिर उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं, जो है खुद से ले सकते हैं। There are circumstances when president have to act upon his or discretion as per our constitution. तो वो कौन कौन से हो गए, द प्रेसिडेंट में withhold, अभी पढ़ा था, द प्रेसिडेंट में withhold assent और send it back for reconsideration only if it is not a money bill. अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो withhold कर सकते हैं ये assent देने के लिए, या फिर वो वापस भेज सकते हैं, भाई इसे रिकंसिडर करके लाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, ये डिस्क्रिशनरी पावर आ गई इनकी। दूसरी बात क्या हो गई, इट इज प्रेसिडेंट लिबर्टी देन इन व्हाट टाइम ही शी मे गिव, रिफ्यूज और सेंड बैक अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट जी
4 दिन में करके दे देना, नहीं नहीं नहीं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कितने साल में करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इफ इन केस नीदर पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी इन लोकसभा देन प्रेसिडेंट कैन चूज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। पार्टियों में अगर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो वो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से देख सकता है, बुद्धि और विवेक से, कि किनका हमें प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। फिर आते हैं चौथा, इफ इन केस पीएम लॉस द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, अगर प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं लोकसभा में, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग रेजिग्नेशन द पीएम आस्क फॉर, पीएम कहते हैं नहीं मैं रेजिग्नेशन नहीं दे रहा, आप यू कैन, वो चाहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ हाउस हो जाए, तो इन दिस केस प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट एज अपॉन द पीएम्स एडवाइस। ध्यान रखना, यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू पीएम्स एडवाइस। कौन सी, कि भाई कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया, लोकसभा में लूज हो गया, अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कह रहा है नहीं मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, यू प्रोसीड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, ना ना ना, यहां पे ही कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बुद्धि एंड विवेक, ठीक है, अपॉन हिज विजडम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज विजडम। फिर आ जाते हैं, इन अ सिचुएशन व्हेन पीएम रिजाइंस एंड सेवरल लीडर्स क्लेम देयर स्टेट टू बी अ पीएम बट कैन नॉट गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट, हियर the president should explore the way to give a stable alternative government, but if president fails in this he would dissolve the Lok Sabha। भाई कई सारे लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं हमारा पीएम हो, हमारा पीएम हो, हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि विवेक से देखेंगे कि भाई कौन है ऐसा इनमें से सक्षम जिसके पास स्ट्रेंथ है और जो एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं भाई कोई नहीं है तो वो डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं इमरजेंसीज के ऊपर। इमरजेंसी पावर जो हमने पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है और वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी हम पढ़ते हैं। पहली बात देखो, ये तीनों इमरजेंसी जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। पहली इमरजेंसी होगी 352 आर्टिकल अंडर आर्टिकल 352, दूसरी होगी 4 आगे चले जाओ 356, तीसरी होगी 4 आगे चले जाओ अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। आगे का समझ में, चलो अंडर आर्टिकल 352 क्या आती है, वॉर इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, आर्म्ड रेबेलियन और नेशनल इमरजेंसी, ये सब इसके नाम है, जनरल इमरजेंसी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो ये नाम जरूर देख लेना। तो आर्टिकल 352 में क्या हो रही है, नेशनल इमरजेंसी या फिर जनरल इमरजेंसी। ये कैसे होती है, वॉर जब हो जाता है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है या आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है। अब आओ देखते हैं। Proclamation may be made if president is satisfied by all the current circumstances, कि भाई अब लगनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी, must be approved by both the houses within a month but only for 6 months। अब दोनों हाउसेस से ये must be approved by both the houses within a month, 1 महीने में दोनों हाउसेस इसको अप्रूव कर देने चाहिए, but only for 6 months and should be approved again after every 6 months। तो 1 महीने के अंदर वो अप्रूव कर देंगे, 6 महीने के लिए लग सकती है। उसके बाद अगर फिर से बढ़ाना है तो क्या होगा, दोबारा से अप्रूव करानी पड़ेगी, ठीक है, पार्लियामेंट से दोबारा से अप्रूव करानी पड़ेगी फर्दर 6 मंथ के लिए, ठीक है। पहले 6 मंथ लग गई, अप्रूव कर दिया इन्होंने 1 महीने के अंदर, पार्लियामेंट ने 6 महीने की लग गई। अब दोबारा अगर लगनी है तो फिर अप्रूव कराना पड़ेगा इनसे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर विद द पावर इवन ऑफ स्टेट लिस्ट फेडरल प्रोविजन सस्पेंड्स। होता क्या है, देखो 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और फेडरल लिस्ट, कॉमन लिस्ट। अब इसमें क्या है, कुछ पावर्स होती हैं वो स्टेट के पास होती हैं, कुछ हक जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों में आती हैं, ये फेडरल फॉर्म है। तो यहां पे जब ये वाली इमरजेंसी लग जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर विद द पावर इवन ऑफ स्टेट लिस्ट, जो सिर्फ स्टेट की है वो भी यूनियन गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो फेडरल प्रोविजन सस्पेंड्स हियर, ठीक है, एक्चुअल पावर यूनियन के पास आ जाती है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स रिमेन सस्पेंडेड लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। भाई इमरजेंसी लगी है और तुम असेंबल हो रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली सस्पेंड्स।
लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट नॉट मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, मतलब 1 साल बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी कह लो यार, 1 साल होता है। अब ये कब कब लगी है? 26 अक्टूबर 1962 जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था। ठीक है, 1962 चाइना अटैक कब हुआ था? 26 अक्टूबर। फिर 3 दिसंबर 1971 हमारा पाकिस्तान ने जब अटैक किया था। ठीक है, फिर 25 जून 1975 एंड इंटरनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, 1975 में। फिर हम आते, ये तो हो गई हमारी नेशनल इमरजेंसी की बात। अब हम आ जाते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, इमरजेंसी आर्टिकल 356। कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रुको सब दे दूंगा। चलो, अब इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा फटेगा, तुमको मालूम पड़ जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। ये है आर्टिकल 356, जब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? इफ प्रेसिडेंट इज टोल्ड बाय गवर्नर और अदरवाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड इन अ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड ऑन ओनली देन इट मे बी डिक्लेयर्ड। अगर ये रिसिप्ट दी जाती है गवर्नर द्वारा कि भाई इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये सही है, तो ये लग सकती है, आर्टिकल 356 के अंडर स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। फिर मे एज्यूम ऑल और एनी पर्टिकुलर पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, या तो सारी पावर या कुछ पावर उसकी उस पे अपने अंडर में कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंट रूल कौन सी को बोला जाता है? 356। 352 वाली को क्या बोला जाता है? नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी। ठीक है, और 356 वाली को क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट रूल। अब आ जाओ, ये कैसे कैसे लगती है? फर्स्ट टर्म क्या होता है? 2 महीने के लिए लगी। इफ कंटिन्यूड देन रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट फॉर 6 मंथ। इससे आगे लग रही है तो फिर उसके बाद क्या होगा? It should be ratified by parliament for 6 months. If necessary, again with the same process for another. अगर फिर से 6 महीने के बाद फिर से 6 महीने के लिए करना है तो फिर से रेटिफाई कराना पड़ेगा हमें पार्लियामेंट से। ठीक है, 2 महीने, 6 महीना, 6 महीना। आफ्टर अ ईयर, इफ वांट टू कंटिन्यू देन ओनली इन 2 कंडीशंस। अगर 1 साल बाद भी इसे कंटिन्यू रखना है प्रेसिडेंट रूल को, तो सिर्फ 2 कंडीशन में रख सकते हैं आप। क्या कंडीशन होती है? इफ इमरजेंसी इज ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। पहली कंडीशन तो ये हो गई, इफ इमरजेंसी इज ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और दूसरी हो गई, इफ इलेक्शन कमीशन सेज दैट होल्डिंग इलेक्शंस फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिफिकल्ट। अगर वो ये कह दे इलेक्शन कमीशन कि भाई यहां पे चुनाव कराना बड़ा मुश्किल है, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव कराना यहाँ बड़ा मुश्किल है, तो भी उस कंडीशन में 1 साल के बाद आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही 2 ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन 3 साल से ऊपर नहीं आप बढ़ा सकते, बट नॉट मोर देन 3 इयर्स। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? प्रेसिडेंट रूल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ऑल पावर और फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंट इफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज बीइंग डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो ऑल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, जितनी पावर्स हैं वो सब कहां आ जाती हैं? वो सब एग्जीक्यूट करी जाती हैं फिर पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है भाई, सारी पावर जो है वो इधर आ जाती हैं। ठीक है, इवन स्टेट बजट इज बीन एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंट। ये रिजल्ट होता है इसका, एक तो पावर्स इधर आ गई और बजट भी फिर पार्लियामेंट के अंडर में आता है, वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कितनी बार इस्तेमाल हुई? ये तो चलो 3 बार हुई है। ये कितनी बार इस्तेमाल हुई है प्रेसिडेंट रूल? कईयों बार, कई बार। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? व्हेन इट शुड बी यूज, वैसे इसे यूज कब करा जाना चाहिए? 2 कंडीशन में। व्हेन नो पार्टी कुड हैव प्रूव
इट्स मेजॉरिटी आफ्टर असेंबली इलेक्शन। ठीक है, व्हेन नो पार्टी कुड हैव प्रूव्ड इट्स मेजॉरिटी आफ्टर असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन को कोई नहीं अपने प्रूव कर पाई। When no party is able to form a government after ministry has resigned, दूसरा जब मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, कोई पार्टी अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई। इन दो कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात हो गई। देखो, कोशिश तो मेरी यही है कि एक ही बार पूरी ऐसी कथा से ही वांचो, पूरी इतने बढ़िया तरीके से करो कि एक पिक्चर की तरह, एक फिल्म की तरह, जैसे फिल्म याद आती है ना, वैसे आपके मानसिक पटल में जाके हो जाए। इतना आसान नहीं होता, लेकिन तब भी अगर कुछ हो जा रहा है, कुछ बैठ जा रहा है तो बहुत अच्छा है। 2 बार 3 बार इसको देख लेना, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 बार 3 बार देख लो, कुछ और करने, पूरा चैप्टर इसमें निचोड़ के रख दिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट क्या है, अभी सब बताएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज डिस्टर्ब देन प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इट। जब भाई हर चीज की मेन चीज क्या होती है, जड़ क्या होती है, पैसा होती है ना, तो अगर नामे से रिलेटेड, अगर इकोनॉमिकली इफ वी है, आर्थिक रूप में हमें कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 360 आर्टिकल ये आती है अंडर आर्टिकल 360। टर्म 2 मंथ, फिर इफ कंटिन्यूज देन रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं, ये इनके पास पावर होती है। ये कब यूज हुई है? आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, ना हो भगवान। ठीक है, वैसे इंडिया अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है कि ये कभी लगेगी नहीं। ठीक है, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, प्रेसिडेंट में रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो एम्प्लॉय होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर स्टेट मनी बिल पास्ड कैन बी रिजर्व्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। चल रही है इमरजेंसी और उन्होंने कह दिया हमें इतने लाख करोड़ का चाहिए फंड, तो इधर लाओ भाई, क्या क्या पास किया, इधर दिखाओ पहले। तो स्टेट मनी बिल पास्ड कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। ठीक है, देख लूं क्या क्या मांगा है तुमने, कितने पैसे मांगे हैं, वैसे इमरजेंसी चल रही है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कह सकती है कि भाई आपके जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी आप सैलरी घटा लो। ठीक है, दिक्कत चल रही है, सैलरी अलाउंसेस घटा लीजिए। चलो, ये तो हो गई पूरी प्रेसिडेंट की बात। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट में लगभग सारी चीजें सेम हैं, जो नहीं है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, जो नहीं है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम एज प्रेसिडेंट, ओनली ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। वहां पे 3 चीजें हमने पढ़ी थी, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज, और तीसरा ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लेकिन यहां क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट में ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक डिफरेंस ही। ठीक है, फिर राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे। वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियल, अपने आप स्वतः ही ये माने जाएंगे कि ये क्या हैं, ये चेयरमैन हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका टर्म कैसा होता है, सेम एज प्रेसिडेंट, ओनली इफ ही रिजाइंस ही राइट इट टू प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को बता देगा। ठीक है, और ये अगर करेंगे तो किसको बता देंगे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, मैंने बताया था यहां पे, चलो ये तुम्हें याद होगा, ये अगर रिजाइन करेंगे तो ये प्रेसिडेंट को बता देंगे। फिर चलता है रिमूवल, सेम ग्राउंड एज ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल भी उन्हीं ग्राउंड्स पे होगा, बट मे रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा। लेकिन हाँ, रेजोल्यूशन क्या होगा, बाय राज्यसभा, जब वो पास करेगी तो उसके चेयरमैन है। फिर अलाउंसेस एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो भी अलाउंसेस और जो चीजें इनको मिलती हैं वो सब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही होती हैं, ये हमें मालूम। फिर आ जाते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। फर्क ये है
कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग होता है। चलो, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ओनली एमपी ऑफ बोथ द हाउसेस टेक पार्ट। यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका कोई रोल नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई रोल नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर का। सिर्फ किसका होता है? ओनली एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, एक तो इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस आ गया। फिर एक बात आती है, व्हाइल वर्किंग एज प्रेसिडेंट इन एनी सिचुएशन he ceases to perform as राज्यसभा चेयरमैन and also get allowances as president। मान लो कोई बात हो गई और प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ा, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे he will cease to be the chairman of राज्यसभा, और तब उनको जो अलाउंसेस हैं वो प्रेसिडेंट वाले मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने आपका प्रेसिडेंट चैप्टर और वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म करा दिया है। अब आप इसको एक दो बार और देख लेना और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट से और आपके प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आगे आने वाले समय में आपको और भी चैप्टर्स कराने वाला हूं। टेंशन मत लो, बोर्ड से पहले, आपके एग्जाम से पहले जो भी आपकी तैयारी करने के दिन हैं उनमें मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको इसी में से याद हो जाएगा, और एक दो बार और देख लोगे तो किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।